हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के प्यारे से और छोटे से यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अपन कक्षा 10 का जो अध्याय दूसरा है उसके बारे में बात कर रहे थे। अमल, सारक और लवणों के बारे में बात कर रहे थे। तो लास्ट का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिला होगा, वो मिला होगा अमल और सार में जो कुछ अंतर है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे कि अमल कौन कौन से गुण दर्शाते हैं और सारक कौन कौन से गुण दर्शाते हैं। बेटा, आज इस चैप्टर को आगे की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। और जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने एक पूरा चैप्टर पढ़ाया है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। पहले वो पूरा चैप्टर पढ़े ताकि आने वाले इस चैप्टर में आपके जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने थे वो उसी चैप्टर में हो चुके हैं और आपके पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा, अमल, सार और लवण में आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा और एडवांस बातें करते हैं कि अमल और सार और लवण में क्या होता है। मैंने कल आपको बताया था अम्लों के और सारकों के बारे में दो गुण बताए थे कि अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। मतलब जब किसी अम्लीय विलयन में अगर आप नीला लिटमस पत्र डालते हो तो कौन से रंग का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। और किसी सारीय विलयन में, अगर किसी सारीय विलयन में आप लाल लिटमस पत्र डाल रहे हो तो वो कैसा हो जाता है बेटा, नीला रंग का हो जाता है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका लिटमस पत्र है आपके सारे विलयन और अम्लीय विलयन की सूचना दे रहा है। दो प्रश्नालियां है, एक प्रश्नाली में अगर मैंने अम्लीय विलयन भर दिया और दूसरी में सारीय विलयन भर दिया और दोनों के बारे में आपका पता नहीं कि अम्लीय कौन सा है और सारीय कौन सा है, तो अगर आप लिटमस पत्र डाल के देखते हो तो अम्लीय विलयन क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है, जबकि सारीय विलयन क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो आज उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं और आगे बात करते हैं बेटा। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि लिटमस पत्र क्या है। तो आज बात करूंगा बेटा थोड़ी सूचकों के बारे में। इंडिकेटर होते हैं जो अमल और सारी विलयन की सूचना आपको देते हैं। बात करूंगा बेटा इंडिकेटर, इंडिकेटर की बात करूंगा, इसको हिंदी में बोलते हैं सूचक। सूचकों को पहली बात तो बताना चाहूंगा कि जो सूचक होते हैं उन्हें अमल सार सूचक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, अमल सार सूचक। सूचकों को क्या कहा जाता है, अमल सार सूचक भी कहा जाता है। और ये जो सूचक है इनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सूचकों को कितने भागों में बांटा गया है, सूचकों को बांटा गया है 3 भागों में। पहला जो सूचक होता है आपका प्राकृतिक सूचक। पहला सूचक क्या होता है आपका, प्राकृतिक सूचक, जो आपको प्रकृति से प्राप्त होते हैं। दूसरा सूचक होता है आपका गंधीय सूचक, जो गंधी के द्वारा आपको अमल और सार की सूचना देते हैं। तीसरा सूचक होता है आपका संश्लेषित सूचक। कौन सा सूचक बेटा, संश्लेषित सूचक। 3 सूचक है, पहला सूचक कौन सा है, प्राकृतिक सूचक, दूसरा कौन सा है, गंधीय सूचक, और तीसरा कौन सा है आपका संश्लेषित सूचक है बेटा। जो प्राकृतिक सूचक है इनके उदाहरण है, पहला जैसे लिटमस पत्र, पहला कौन सा है बेटा, लिटमस पत्र। दूसरा कौन सा है बेटा आपका हल्दी, हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक का काम करती है। तीसरा आपका कौन सा है बेटा, पिटूनिया, पिटूनिया हाइड्रेंजिया, पिटूनिया हाइड्रेंजिया एवं जेरेनियम, पिटूनिया हाइड्रेंजिया एवं जेरेनियम के फूलों की रंगीन पंखुड़ियां, फूलों की रंगीन पंखुड़ियां। बेटा आपके सूचक प्राकृतिक कौन कौन से हैं, पहला आपका लिटमस पेपर, दूसरा आपका हल्दी, तीसरा आपका कौन सा है पिटूनिया हाइड्रेंजिया एवं जो जेरेनियम है उसके फूलों की रंगीन पंखुड़ियां। गंधीय सूचकों में मैंने कौन कौन से उदाहरण रखे, जैसे आपका प्याज, दूसरा लौंग का तेल, प्याज लौंग का तेल, तीसरा कौन सा बेटा आपका वेनिला, तीसरा कौन सा है वेनिला। आपके जो गंधीय सूचक है गंध के द्वारा आपको अमल सार की सूचना देते हैं, उनमें कौन कौन से आए, प्याज आया, लौंग का तेल आया और वेनिला आया। संश्लेषित सूचकों के उदाहरणों की बात करूं तो आपका है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज जो नारंगी रंग का होता है। कौन से रंग का होता है बेटा, नारंगी रंग का होता है। अगर आपके मेथिल ऑरेंज को आप एसिडिक विलयन में डालते हो, एसिडिक सॉल्यूशन में, अम्लीय विलयन में डालते हो तो कैसा होता है बेटा, ये लाल रंग का होता है। किस रंग का हो जाता है, लाल रंग का। और इसी मेथिल ऑरेंज को आप
बेसिक विलियन में डालते हो, मतलब सारी विलियन में डालते हो, तो ये कैसा हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। तो आपका मेथिल ऑरेंज के बारे में बात की। मेथिल ऑरेंज जो खुद नारंगी रंग का है, अम्लीय विलयन में मिलाने पर ये मेथिल ऑरेंज कौन से रंग का हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा हमारे दोस्तों। और बेसिक विलयन में मिलाएंगे तो कौन से रंग का हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। कौन से रंग का हो जाएगा, पीले रंग का। जो आपका दूसरा है वो है बेटा फिनोप्थेलिन। दूसरा कौन सा है, फिनोप्थेलिन। और इसके बारे में बात की थी मैंने कल कि ये रंगहीन विलयन होता है। फिनोप्थेलिन क्या होता है, रंगहीन विलयन होता है। अगर आप एसिड में मिलाते हो इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, एसिडिक विलयन में इसका प्रभाव नहीं होता है, इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन आपको पता है बेसिक विलयन मतलब सारी विलयन में ये कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। कौन से रंग का हो जाता है बेटा, गुलाबी रंग के हो जाते हैं। तो ये आपके इंडिकेटर है, अमलसार सूचक है। तीन भागों में मैंने बांट दिया, प्राकृतिक सूचक, गंधीय सूचक और संश्लेषी सूचक। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ सकता है कि दो संश्लेषी सूचकों के उदाहरण बताओ। तो मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। मेथिल ऑरेंज का अम्लीय विलयन में रंग कैसा हो जाता है, नारंगी से लाल हो जाता है। और फिनोप्थेलिन का अम्लीय विलयन में रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि सारी विलयन में ये गुलाबी रंग का हो जाता है। अब मैं इनके बारे में थोड़ी सी और डिस्कस करना चाहूंगा बेटा, इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा जो अभी मैंने बात की है। तो मैंने यहाँ पर देखो बेटा स्लाइड के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं कि जो आपका जो लिटमस विलयन होता है ये कैसे रंग का होता है, बैंगनी रंग का रंजक है। लिटमस विलयन कैसे रंग का रंजक है, बैंगनी रंग का रंजक है। जो किससे प्राप्त होता है, थेलोफाइटा। थेलोफाइटा समूह के कौन से पौधे से प्राप्त होता है, लिचेन पौधे से निकाला जाता है। आपका जो लिटमस विलयन होता है वो बैंगनी रंग का विलयन होता है। थेलोफाइटा समूह के कौन से पौधे से तैयार किया जाता है, लिचेन पौधे से तैयार किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पहले पूछी गई है कि लिटमस पत्र कौन से समूह के कौन से पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो ये बेटा थेलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। प्राय इस सूचक की प्राय इसका उपयोग किसकी तरह करते हैं, सूचक की तरह इसका उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन की जो प्रकृति होती है न तो अम्लीय होता है और नहीं सारी होता है, लेकिन तब ये कि कौन से रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। लिटमस विलयन जब बैंगनी रंग का होता है तो न ये अम्लीय प्रकृति का होता है और नहीं क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके अलावा बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, बात की थी ना मैंने, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करती है। मैंने बात की थी बेटा यहाँ पर प्राकृतिक सूचकों की, तो उदाहरण मैंने पहले बताया था। पहला उदाहरण आपको बताया था लिटमस पत्र। जो लिटमस पत्र कौन से रंग का है, बैंगनी रंग का रंजक होता है। और ये जब बैंगनी रंग का रंजक होता है तो न तो अम्लीय प्रकृति का होता है और न ही क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके अलावा इसका उपयोग किया जाता है अम्लसार सूचक की तरह और निकाला जाता है थेलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से। दूसरा ये प्राकृतिक है, दूसरा है लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी भी अम्लसार सूचक की तरह कार्य करती है। तीसरा है आपका हल्दी। हल्दी भी क्या करती है बेटा, आपका प्राकृतिक सूचक का कार्य करती है। चौथा है बेटा आपका उदाहरण पिटूनिया। यहां पर ध्यान से देखिएगा बेटा, पिटूनिया, हाइड्रेंजिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां भी किसका कार्य करती है, अम्लसार सूचकों का कार्य करती है। तो बेटा इस प्रकार आप सूचकों को तीन भागों में डिवाइड कर सकते हो, प्राकृतिक सूचक में, गंधीय सूचक में और संश्लेषित सूचकों में आप डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट चलते बेटा आगे की तरफ मैं आपको बताता हूं अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। अम्लों के कौन से गुणधर्म बेटा, रासायनिक गुणधर्म। अम्ल होते हैं, अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं। तो पहला जो गुणधर्म है उसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। आपको यहाँ पर एक क्रियाकलाप दे रखा है। क्रियाकलाप क्या दे रखा है बेटा, ध्यान से देखना। आपके एनसीईआरटी का एक क्रियाकलाप है कि अम्ल एवं क्षारक प्रयोगशाला में, विज्ञान की एक प्रयोगशाला है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे रखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल दे रखा है, नाइट्रिक अम्ल दे रखा है, एसिटिक अम्ल दे रखा है,
और सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या कह रहा है कि प्रत्येक विलयन की एक बूंद वाच ग्लास में बारी बारी से रखिए और निम्नलिखित सूचकों की जांच कीजिए। किस किस की? लाल लिटमस की, नीले लिटमस की, फिनोप्थिलीन की, मेथिल ऑरेंज के विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो बेटा इसमें क्या क्या दे रखे हैं, पहले जो अम्लों के नाम दे रखे हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। पहला जो अम्लों के नाम बताता हूं बेटा, यहाँ पर कौन कौन से अम्ल दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखे हैं आपको। पहला दे रखा है बेटा आपका एसिटिक, पहला दे रखा है आपको HCl। HCl किसका है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है आपका यहाँ पर कौन सा बेटा? H2SO4। H2SO4 को आप क्या बोलोगे? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा आपको यहाँ पर दे रखा है बेटा क्या? तीसरा दे रखा है आपका HNO3। HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल बेटा? नाइट्रिक अम्ल। चौथा आपको क्या दे रखा है? चौथा दे रखा है आपको CH3COOH। ये जो CH3COOH होता है यह है आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या इसको आप क्या बोल सकते हो? एथेनोइक अम्ल भी आप इसको बोल सकते हो। अब बेटा इनमें मैं जब बात करूं नंबर एक बात करूं कि जो आपके एसिड होते हैं उसको मैंने ट्रिक द्वारा कल समझाया था। ABR एसिड क्या करते हैं? एसिड करते हैं, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते हैं। ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? रेड में बदल देते हैं। तो जब इन अम्लीय विलयनों में आप लाल, जो आपका नीला लिटमस पत्र है, नीला लिटमस पत्र डालोगे तो कौन से रंग में बदल जाएगा? ये लाल रंग में बदल जाएगा। कौन से रंग में बदल जाएगा? लाल रंग में बदल जाएगा। HCl, H2SO4, HNO3 और CH3COOH में जब आप नीला लिटमस पत्र डाल के देखोगे तो कौन सा रंग का हो जाएगा? वो लाल रंग का हो जाएगा। दूसरा फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन होता है, फिनोप्थेलिन जो रंगहीन होता है। अगर ये विलयनों में डालते हो तो इसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा जो है मेथिल ऑरेंज। तीसरा कौन सा बेटा? मेथिल ऑरेंज। अगर आप मेथिल ऑरेंज मिलाते हो मेरे लाडलो, मेथिल ऑरेंज कौन से रंग का है? नारंगी रंग का। मेथिल ऑरेंज कौन से रंग का है? नारंगी रंग का। और जब अम्लीय विलयनों में मेथिल ऑरेंज मिलाएंगे मेरे दोस्तों तो ये कौन से रंग का हो जाएगा? मेथिल ऑरेंज नारंगी रंग से कौन से रंग का बदल जाएगा बेटा? लाल रंग का बदल जाएगा। ये मैंने पहले भी आपको पहले वीडियो में बात की थी कि जब मेथिल ऑरेंज को अम्लीय विलयनों में मिलाते हैं तो कौन से रंग का हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। कौन से रंग का हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। अब और बात करूंगा जो पांचवा, ये सब के सब कौन से विलयन है? ये आपके अम्लीय विलयन है। कौन से विलयन है बेटा? अम्लीय विलयन। ये आपके अम्लीय विलयन है। कुछ उसमें दे रखे हैं सारी विलयन। सारी विलयन कौन कौन से हैं? जैसे उसने बोल रखा है बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र है वो होता है बेटा आपका KOH। उसके अलावा उसने दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। तीसरा उसमें दे रखा है बेटा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होगा NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा मेरे लाडलो? NH4OH। इसके अलावा जो चौथा दे रखा है बेटा वो क्या दे रखा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है वो क्या है दोस्तों? MgOH का होल ट्वाइस है। और मेरे दोस्तों इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मेरे लाडलो क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है।
और इसका यूज किया जाता है एंटासिड के रूप में। एंट एसिड होता है, प्रति अम्ल के रूप में इसका यूज भी किया जाता है। आगे और डिस्कस करूंगा इसके बारे में। और जो 1 2 3 4 दे दिया और 5वां दे रखा है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा NaOH। आपको पता है सब में OH नजर आ रहा है, सबके सब कौन से विलेन है? सबके सब बेटा आपके सारिये विलेन है। कौन से विलेन है बेटा? सारिये विलेन है। और सारे विलेनों में अपन सबके बारे में बात कर रहा हूं, इन सब की बात कर रहा हूं बेटा। पहला, कल मैंने आपको डिस्कस किया था BRB, एक ट्रिक बताई थी BRB, मतलब जो बेस होते हैं आपके, वो रेड होता है जो लिटिस पेपर, उसको किस में बदलते हैं? ब्लू में बदल देते हैं। आपके जो सारिये विलेन में अगर आप बेटा लाल लिटिस पत्र डालते हो तो उसका रंग बदलकर कौन सा हो जाएगा? नीला रंग का हो जाएगा। कौन से रंग का हो जाएगा? नीला रंग का। तो पहली बात कर लेता हूं बेटा कि जो आपके सारिये विलेन होते हैं ये क्या करते हैं? लाल लिटिस पत्र को, लाल लिटमस को किसमें बदल देते हैं? नीले में बदल देते हैं। लाल लिटिस पत्र का जब इन सब में अगर आप बारी बारी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो विलेन हैं, अगर इनमें बारी बारी आप प्रत्येक में आप लाल लिटिस पेपर डालते हो तो जो उसका रंग है वो बदल जाएगा और रंग कैसा हो जाएगा? नीला रंग का हो जाएगा। दूसरा है फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन क्या होता है? अरे दोस्तों मैंने आपको बताया था ये रंगहीन विलेन होता है। और फिनोप्थेलिन को जब आप सारी विलेनों में डालते हो तो कौन सा रंग हो जाएगा? रंगहीन तो पहले था, अब इसमें रंग आ जाएगा और रंग भी कौन सा आएगा? गुलाबी आएगा। तो फिनोप्थेलिन कौन से रंग का हो जाएगा बेटा? आपका गुलाबी रंग का हो जाएगा। मतलब अब इसकी दुनिया पिंक पिंक होने वाली है, क्योंकि अम्ल में तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन सारे विलेनों में जब आप क्या मिलाओगे? फिनोप्थेलिन मिलाओगे तो रंगहीन से कौन से रंग का हो जाएगा? गुलाबी रंग का हो जाएगा। अभी बात और बाकी है। बात क्या है बेटा आपकी? तीसरा जो होता है आपका मेथिल ऑरेंज। नाम तो देखो, नाम है मेथिल ऑरेंज। ऑरेंज से ही पता चल रहा है कि मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा है। मेथिल ऑरेंज होता है बेटा नारंगी रंग का विलियन। कौन से रंग का विलियन? नारंगी रंग का विलियन। तो ये बेटा नारंगी रंग का विलियन होता है। और अगर आप इन सब में डाल रहे हो बारी बारी, सबके सब सारे विलेन है, तो जब सारे विलेनों में मेथिल ऑरेंज मिलाएंगे तो बेटा कौन सा रंग का हो जाएगा? उसका नारंगी रंग बदल जाएगा मेरे लाडलो। और कौन सा रंग हो जाएगा? पीला रंग हो जाएगा। कौन सा रंग हो जाएगा बेटा? पीला रंग हो जाएगा। तो जो आपका क्रियाकलाप दे रखा था उसको मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन किया कि जितने भी अम्ल है, अम्लीय विलेन, उन सबके मैंने फॉर्मूले और नाम दोनों लिखे। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल है। और इसका जो IUPAC नाम होता है वो एथेनोइक अम्ल भी होता है। इसके अलावा आपका ये अम्लीय विलेन है, इनमें नीला लिटिस पत्र मिलाया लाल रंग का हो गया। फिनोप्थेलिन जो रंगहीन है, रंग पर कोई प्रभाव अम्लीय विलेनों में नहीं पड़ता फिनोप्थेलिन का। मेथिल ऑरेंज जो नारंगी रंग का है वो लाल रंग का हो जाता है अम्लीय विलेनों में। फिर मैंने जितने भी क्रियाकलाप में आपको सारे विलेन दे रखे हैं उनके सूत्र बताए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका MgOH का होल ट्वाइस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है? NaOH। अगर इनको आप कहाँ मिलाओगे बेटा? इनको आप लाल लिटिस पत्र में डालोगे तो नीला रंग हो जाएगा उसका। फिनोप्थेलिन गुलाबी रंग का हो जाता है। मेथिल ऑरेंज नारंगी से कौन सा रंग का हो जाएगा? पीले रंग का हो जाएगा। और बात करते बेटा आप इसके अम्ल और उसके सारी अम्ल और सार के जो रासायनिक गुण हैं उनके बारे में और आगे बात करते हैं। पहली यहाँ पर बात करूंगा मैं आपको बेटा, यहाँ पर अम्ल तथा सार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। पहला जो रासायनिक गुण है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अम्ल और सार इंपॉर्टेंट है बेटा। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अम्लों की धातु के साथ क्रिया और सारों की भी धातु के साथ क्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मैं क्रियाकलाप से ही आपको इसको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहूंगा बेटा कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल होते हैं
पहली बात बता रहा हूं बेटा, अम्ल होते हैं वो अगर किसी भी धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हमेशा याद रखना लवण और कौन सी गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये कि अम्ल होते हैं वो धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस वो बनाते हैं। तो बेटा आपका यहाँ पर जो क्रियाकलाप है उसमें ध्यान से देखना, क्रियाकलाप से ये कर रखा है, इसमें क्रियाकलाप में क्या दे रखा है बेटा, एक डायग्राम दे रखा है और डायग्राम को जरा ध्यान से देखना बेटा। ये चित्र भी बेटा, ये जो डायग्राम है इसको आप इंपोर्टेंट लिख लेना, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है डायग्राम भी। ये जो डायग्राम है ये बोर्ड एग्जाम में आपका आया हुआ है। इसमें क्या दे रखा है, एक स्टैंड दे रखा है बेटा, स्टैंड दे रखा है और जिंक धातु के टुकड़े, एक फरक नली ले रखी है, फरक नली में कौन सी धातु के टुकड़े मिला रखे हैं, जिंक धातु के टुकड़े, और इसके अंदर क्या भर रखा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 भर रखा है। ये फरक नली है, फरक नली में जिंक धातु के टुकड़े और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल रखे हैं। और फिर कह रहा है वो कि जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर कौन सी गैस के बुलबुले बाहर निकल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को। इस गैस को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो साबुन का विलयन है, साबुन का विलयन, उस साबुन के विलयन में गैस को ले रहे हैं तो यहाँ से ये बुलबुलों के रूप में ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। और हाइड्रोजन गैस का जब दहन कर रहे हैं मोमबत्ती से तो कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है बेटा, ये फटफट की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। और नीचे रिएक्शन को ध्यान से देख लेना बेटा, दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस की जांच की जा रही है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट डायग्राम है, सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा ये डायग्राम तो आप सभी अच्छे से कॉपी में नोट्स में ऐड कीजिएगा। तो मैं इसको पूरा समझाता हूं बेटा, क्या है कि जो अम्ल होते हैं उसकी क्रिया में जिंक धातु से करवाई देता हूं बेटा, यहाँ पर आपको क्लियर करवाता हूं पूरा जो भी क्रियाकलाप है, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि अम्ल होते हैं वो धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, हमेशा लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्रियाकलाप में एग्जाम्पल दे रखा है कि जिंक धातु के टुकड़ों को कहां डालो, आप एक प्रकनली में लो, जिंक धातु के टुकड़ों को आप प्रकनली में लेते हो तो उसमें क्या मिलाते हो आप, H2SO4, वो भी कौन सा, तनु का मतलब पानी की मात्रा यहाँ पर ज्यादा है, इसका नाम है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। जब रिएक्शन होती है तो आपका ZNA कहलाए तो 0 और H पे प्लस और SO4 पे यहाँ पर -2 साथ में जाएगा, ZN पे +2 और SO4 पे -2 क्या बन जाएगा बेटा आपका ZnSO4, जिसको आप बोलते हो जिंक सल्फेट। क्या बोलते हो बेटा, जिंक सल्फेट का विलयन बन जाएगा, साथ में ये दो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी बेटा, आपकी H2 हाइड्रोजन गैस बनती है। ये तो आपकी रासायनिक समीकरण है। पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर बेटा कि जिंक धातु की, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है जिंक धातु की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जिंक धातु की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया की रासायनिक, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। बोर्ड एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो बेटा आपके सामने सॉल्यूशन करवाई दिया कि जो जिंक धातु है वो अगर H2SO4 तनु H2SO4 के साथ क्रिया करेगी तो आपका क्या क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण चाहिए तो ध्यान से देख लीजिए, उधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, जिंक तत्व का परमाणु 1 है, उधर भी जिंक धातु का 1 है, SO4 1 है और वहां पर भी SO4 सल्फेट आयन एक ही उपस्थित है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। दूसरा जो क्वेश्चन है, क्रियाकलाप ये कहना चाहता था कि जो आपकी हाइड्रोजन गैस बन रही है ये साबुन में से इसके बुलबुलों के रूप में क्यों बाहर निकलती है, मतलब हाइड्रोजन गैस जो बन रही है वो साबुन में से बुलबुलों के रूप में क्यों बाहर निकलती है। साबुन का विलयन बनाया गया है ना, उस साबुन के रूप में से बुलबुले निकल रहे थे, वो बुलबुले क्यों निकलते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा कि हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, वो हाइड्रोजन गैस वायु की तुलना में भी क्या होती है, वायु की तुलना में हल्की होती है, वायु की तुलना में क्या होती है, हल्की होती है। जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है वो वायु की तुलना में क्या होती है, हल्की होती है। इस कारण साबुन के विलयन में से मेरे लाडलो, साबुन के विलयन में से कैसे बाहर निकलती है, साबुन के विलयन में से बुलबुलों के रूप में, कैसे बेटा, बुलबुलों के
रूप में, बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। बुलबुलों के रूप में क्या निकलती है? बाहर निकलती है। क्रियाकलाप में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो आपकी जिंक धातु और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराने से जो आपकी हाइड्रोजन गैस बन रही है, उसको प्रवाह नली से अगर साबुन के विलयन में से गुजारा जाए तो बुलबुले बाहर निकलते हैं। वो बुलबुले बाहर क्यों निकलते हैं? क्योंकि दोस्तों साबुन जो आपकी हाइड्रोजन गैस है उसका जो भार है वो वायु की तुलना में भी हल्की है, इसलिए जब वो बाहर निकलती है तो कैसे निकलती है? बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आपको कैसा पता चला कि जो ये गैस है, आपको कैसे पता चला कि जो जिंक धातु और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जो गैस बाहर निकल रही है वो गैस हाइड्रोजन गैस ही है? तो प्रयोग में देखा, आपने डायग्राम में देखा था कि जो गैस बाहर निकल रही थी उसके पास जलती हुई मोमबत्ती लेके गए थे, तो वो जो गैस है फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। कौन सी ध्वनि के साथ जलती है? फटफट की ध्वनि। और केवल हाइड्रोजन गैस ही जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाने पर कौन सी ध्वनि के साथ जलती है? फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन गैस की जांच करने के लिए आप क्या करोगे कि जब हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती, कौन सी मोमबत्ती बेटा? जलती हुई मोमबत्ती को ले जाने पर, जलती हुई मोमबत्ती को ले जाने पर फटफट की ध्वनि, कौन सी ध्वनि बेटा? फटफट की ध्वनि या पॉप की ध्वनि, फटफट की ध्वनि या पॉप की ध्वनि सुनाई देती है। पॉप की ध्वनि सुनाई देती है। जब हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती को ले जाओगे तो वो गैस कैसे जलती है? या तो फटफट की ध्वनि के साथ जलती है या पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। जितने भी क्वेश्चन मैंने अम्ल और धातु के अभिक्रिया से, अम्ल तनु अम्ल और धातु की अभिक्रिया से लवण और हाइड्रोजन गैस बनाए, यहाँ जो तीनों क्वेश्चन करवा रखे हैं ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं। 10th क्लास के जो पुराने पेपर है उसको उठा के देख लेना मेरे दोस्तों, ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो तनु अम्लों के साथ जब धातु अभिक्रिया करती है क्या बनाती है? लवण और आपकी हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब आगे और चलते हैं। अब बात करूंगा मैं बेटा सारों के बारे में। इसके बारे में बेटा? सारों के बारे में। क्या सार के विलयन भी धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं? क्या सार के विलयन भी धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं? ऐसा नहीं है बेटा, इसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। सभी सार सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या नहीं बनाते? हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। तो अब बात करते हैं सारों के बारे में। तो आगे वाला जो आपका क्रियाकलाप है वो उसी का दे रखा है दोस्तों, सारों के बारे में ही दे रखा है। क्रियाकलाप के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, प्रत्येक क्रियाकलाप को आपको कवर करवा रहा हूं। बोर्ड एग्जाम में जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वहां से सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप बस सारी तैयारी कंप्लीट कीजिए, इतना बहुत ज्यादा सफिशिएंट है क्योंकि मैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको दे रहा हूं। बस आपका पूरा फोकस नोट्सों पर होना चाहिए। क्या कह रहा है कि एक प्रश्नावली में जिंक धातु के कुछ टुकड़े, दानेदार टुकड़े रखिए, उसमें 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उससे गर्म कीजिए। तत्पश्चात क्रियाकलाप क्रियाओं को दोहराइए तथा अपने फ्रैक्शन को लिखिए। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आपके पास में कौन सी धातु के टुकड़े हो? जिंक धातु के टुकड़े हो, और जिंक धातु के टुकड़ों के साथ किसकी अभिक्रिया कराएंगे? एक प्रश्नावली में किसका घोल लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? NaOH, इसका घोल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये घोल है दोस्तों। और क्रिया कराएंगे, थोड़ा गर्म कीजिए भाई साहब, थोड़ा क्या कीजिए? गर्म कीजिए, आग लगा दीजिए। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक धातु के मध्य अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा Na2ZnO2। साथ में आपकी कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? आपकी गैस बाहर निकलेगी हाइड्रोजन। जो ये कंपाउंड बन रहा है इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है? सोडियम जिंकेट। और इस ये जो गैस बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि केवल ऐसे इंपॉर्टेंट बात ये लिखो बेटा आप। इंपॉर्टेंट बात क्या लिखोगे बेटा? इंपॉर्टेंट बात ये लिखो, इंपॉर्टेंट बात ये है
कि सभी धातुएं सभी सारों के साथ, सभी धातु सभी सारों के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया नहीं करती है। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी धातुएं सभी सारों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मेरे लाडलो, समझो तो सही आप, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात मेरे दोस्तों यह है कि जो केवल जिंक धातु है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाएगी? हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा कोई सी भी धातु और कोई सा भी सार आपस में क्रिया करके कौन सी गैस नहीं बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दूसरा पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल जिंक धातु किसके साथ अभिक्रिया करती है? NaOH के साथ। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? हाइड्रोजन गैस जिसको बोल सकता हूं मैं H2। हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं बेटा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखो अम्ल तनु अम्लों के साथ धातु अभिक्रिया करके आपको पता है हाइड्रोजन गैस बनाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वहां पर भी जो क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी धातु सभी सारों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। केवल कौन सी धातु करती है? जिंक धातु। और कौन से सार के साथ क्रिया करती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। और साथ में बनाती है आपका सोडियम जिंकेट। क्या बनाती है बेटा? सोडियम जिंकेट बनाती है। याद रखना बेटा। आगे चलता हूं। एक क्वेश्चन जो इस क्रियाकलाप से इंपॉर्टेंट आया हुआ है वो बार बार पूछा जाता है, वो पूछा यह भी जाता है। पहला क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना, है सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र, पहला क्वेश्चन है सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र। वो क्या लिखोगे बेटा आप? Na2ZnO2। Na2ZnO2 पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दो ये है जिंक धातु की NaOH के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, जिंक धातु के NaOH के साथ अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण। तो वो लिख डालोगे कि Zn प्लस NaOH का घोल, एक बस लगा दो घोल है तो क्या बनने वाला है? गर्म करो, क्या बनने वाला है? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और साथ में क्या बन जाएगी आपकी? हाइड्रोजन गैस। संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दो बेटा? 2 लगा दो, तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो जाती है? संतुलित हो जाती है। दोस्तों इन दोनों बातों को, अम्ल और सार की धातु के साथ अभिक्रिया खत्म हो चुकी है, पूरा आपको तरीके से समझाया है। आप भी नोट्सों में ऐड कीजिए और अच्छे से कवर कीजिए। आगे चलते बेटा। आगे क्या है? आगे क्या है? धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो मैं आपको सिखाता हूं बेटा। इससे पहले मैं आपको एक क्रियाकलाप की तरफ लेके जाता हूं। क्रियाकलाप क्या है? क्रियाकलाप के माध्यम से ही सारी चीजें आपको मैं करवाऊंगा बेटा। क्रियाकलाप क्या है आपका? इधर ध्यान से देखिए। 2 प्रश्न लीजिए, ए व बी से नामांकित कीजिए। प्रश्नली ए में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लीजिए एवं प्रश्नली में बी में 0.5 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लीजिए। ये गलत सूत्र लिख रखा है यहाँ पर पीपीटी में। और दोनों प्रश्नलियों में सही सूत्र क्या लिखोगे? NaHCO3। और ये भी गलत लिख रखा है, यहाँ पर आएगा Na2CO3। ठीक है। दोनों प्रश्नलियों में लगभग 2 मिलीलीटर तनु HCl मिलाइए। आपने क्या निरीक्षण किया? चित्र के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन से प्रभावित कीजिए एवं अपने निरीक्षणों को कीजिए। आगे डायग्राम देखना बेटा। डायग्राम थोड़ा और ध्यान से समझना है। डायग्राम इसको भी पूरा नोट करना है आपको। डायग्राम प्रत्येक आपको नोट करने हैं। डायग्राम क्या है? ध्यान से देखना बेटा डायग्राम की तरफ।
यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये स्टैंड लगा रखा है, ये कोर्क लगा रखी है, कोर्क, और इसमें एक फरक नली ले रखी है। फरक नली में क्या कर रखा है आपने, फरक नली ये थोड़ी अलग है, इसमें दे रखा है सोडियम कार्बोनेट के टुकड़े, ये देखो सोडियम कार्बोनेट दे रखा है, और सोडियम कार्बोनेट में क्या मिला रखा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, डाल रखा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, यहाँ पर आपको पता है कौन सी गैस बाहर निकल रही है बेटा, CO2 गैस बाहर निकल रही है। कौन सी गैस, CO2 गैस बाहर निकल रही है। और भाई साहब वो कह रहे हैं कि निकास नली से एक और फरक नली ले रखे हैं, और इस फरक नली में क्या ले रखा है आपका, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब चूने का पानी। क्या ले रखा है बेटा, चूने का पानी। और ये भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब क्या कह रहे हैं कि चूने के पानी में कौन सी गैस प्रोवाइड करो, आप प्रोवाइड करो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो ये गैस बन रही है ना इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड करो, और फिर क्या परिवर्तन होता है वो आप नोट कीजिए। तो बेटा क्या है, प्रयोग द्वारा समझो। यहाँ पर है अम्लों की क्रिया किसके साथ, अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट मतलब धातु कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं। धातु कार्बोनेट के साथ क्या होता है वो मैं उधर डिस्कस करने वाला हूं। आप अभी डायग्राम को ध्यान से देखिए कि जब पहली इंपॉर्टेंट बात तो आपको समझ में आ गई कि जब धातु कार्बोनेट के साथ, मतलब सोडियम कार्बोनेट धातु कार्बोनेट ही है, धातु कार्बोनेट के साथ तनु अम्लों की क्रिया कराते हैं, एक गैस तो बाहर निकलेगी। वो गैस कौन सी है, CO2 गैस। दूसरा क्या होने वाला है, उनके बारे में अपन अब डिस्कस करते हैं। डायग्राम पूरा उतार लेना, डायग्राम अच्छे से उतारना बेटा। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं क्या होता है जब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो याद रखना बेटा, जब भी धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ, और अम्ल भी कौन से, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो आपके क्या बनाएंगे, धातु लवण बनेंगे। उसी धातु का संगत लवण बनेगा। कौन सी गैस बाहर निकलेगी, CO2 गैस बाहर निकलेगी, और आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी जल बनेगा। क्या बनेगा, जल। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 मतलब ये फरक नली एक ही बात हो गई, फरक नली एक ही बात हो गई। फरक नली ए में धातु कार्बोनेट ही ले रखा है। फरक नली की बी की भी बात कर लेता हूं बेटा, फरक नली बी की भी बात कर लेता हूं कि जब आप क्या लोगे, धातु बाई कार्बोनेट लोगे, धातु बाई कार्बोनेट लोगे, तो धातु बाई कार्बोनेट के साथ भी किसकी रिएक्शन कराओगे आप रिएक्शन करवा दो तनु अम्लों की। किसकी करा दो बेटा, धातु बाई कार्बोनेट के साथ भी अगर आप तनु अम्लों की अभिक्रिया कराओगे, तनु अम्लों की अभिक्रिया, तो भी दोस्तों आपका क्या बनने वाला है, यहाँ पर भी धातु लवण बनने वाला है। यहाँ पर भी कौन सी गैस बनेगी, CO2 गैस बनेगी, और यहाँ पर भी साथ में आपका क्या बनेगा, जल बनेगा। लेकिन दोस्तों मैं सबसे पहले आपको धातु कार्बोनेटों के बारे में बताना चाहता हूं कि धातु कार्बोनेट क्या होते हैं। बेटा जब धातु आयन, कौन सा आयन, धातु आयन और कार्बोनेट आयन होगा, धातु आयन और कार्बोनेट आयन होगा, कार्बोनेट आयन को कौन सा आयन बोलते हैं, CO3-2, तब जाके आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा बेटा धातु कार्बोनेट। क्या बनेगा, धातु कार्बोनेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास सोडियम धातु का Na+ चार्ज होता है, और कार्बोनेट आयन को बोलता हूं CO3-2, तो मेरे को धातु कार्बोनेट बनाना है, तो यहाँ पर आवेश अलग अलग होगा तो गुणा होगा, और क्या बन जाएगा, Na2CO3। क्या बन जाएगा, Na2CO3। अब आवेश कटा तो आयन भी हटा, Na को बोलो सोडियम और CO3 को बोलो कार्बोनेट। CO3 को बोलो बेटा कार्बोनेट। उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 2 की बात कर लेता हूं बेटा। उदाहरण नंबर 2 क्या है कि जैसे मेरे पास Ca+2 कैल्शियम आयन है, धातु आयन है, इसकी क्रिया कराऊंगा मैं CO3-2 से। आवेश बराबर बेटा यहाँ पर, तो आवेश कटेगा, +2 से -2, आपका बन गया CaCO3। तो आप क्या बोलोगे, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलोगे बेटा आप इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। उदाहरण नंबर 3 की और बात कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मेरे पास मैग्नीशियम आयन है, और मैग्नीशियम के ऊपर होता है +2, मैग्नीशियम के ऊपर कितना होता है, +2, और CO3 के ऊपर कितना होता है, -2। आवेश बराबर है तो कट जाएगा, और आवेश कटेगा तो आयन भी हटेगा। MgCO3 को क्या बोलोगे बेटा आप, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये तो बात हो गई बेटा किसकी, कार्बोनेट की। ये तो हो गई धातु कार्बोनेट की बात कि आपको कैसे बनाना है, धातु आयन की क्रिया कार्बोनेट आयन से कराओगे,
तो धातु कार्बोनेट बन जाएगा। उदाहरण मैंने और बता दूंगा, जैसे मुझे मान लो पोटेशियम कार्बोनेट बनाना है, तो पोटेशियम के ऊपर होता है K+ और कार्बोनेट के ऊपर होता है CO3-2। आवेश अलग अलग है, कटेगा नहीं, क्रॉस गुणा होगा, 2 इससे गुणा होगा K2 और 1 उससे गुणा होगा तो CO3। K को बोलो पोटेशियम और CO3 को बोलो बेटा क्या, कार्बोनेट। क्या बोलो, कार्बोनेट। जैसे मेरे को एल्यूमिनियम कार्बोनेट बनाना है, तो एल्यूमिनियम पे आता है +3 और CO3 पे आता है -2, क्रॉस गुणा होगा। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान से समझना बेटा, मैंने एक दिन समझाया था कि जब धनायन पर आवेश ज्यादा हो ऋणायन से, और ऋणायन ऐसा हो जिसमें 2 या 2 से ज्यादा तत्व हो, तो ऋणायन को कहाँ रख देंगे, ब्रैकेट में रख देंगे। तो बेटा Al तो गुणा होगा 2 से, Al2 ब्रैकेट में रखोगे CO3 को और लास्ट में क्या लगाओगे, थ्राइस। तो आपका एल्यूमिनियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, Al2CO3 का होल थ्राइस। ये तो बात है बेटा धातु कार्बोनेट बनते कैसे हैं। अब और बात करूंगा, मेरे पास धातु बाइकार्बोनेट भी है, धातु बाइकार्बोनेट भी है। तो दूसरी बात मैं पहले इन्हीं की कर लेता हूं ताकि आपके बेसिक्स अच्छे होंगे, तभी आपको बुक समझ में आएगी बेटा, तभी आपको नोट्स अच्छे से कवर होंगे। बात करता हूं बेटा धातु बाइकार्बोनेट, दूसरी बात कर रहा हूं धातु बाइकार्बोनेट। धातु बाइकार्बोनेट की क्रिया, इसका निर्माण कैसे होता है वो समझाता हूं। धातु बाइकार्बोनेट बनता है धातु आयन से और आपका बनता है प्लस बाइकार्बोनेट आयन से, बाइकार्बोनेट आयन से, बाइकार्बोनेट आयन से। और याद रखना बेटा बाइकार्बोनेट आयन को आप हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी बोल सकते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी आप बोल सकते हो। कैसे, जैसे धातु आयन मेरे पास है Na+ और आपका बाइकार्बोनेट आयन होता है बेटा HCO3-, उसको आप हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी बोल सकते हो। आवेश बराबर है, आवेश कट जाएगा तो आयन भी हट जाएगा और आपका क्या बन गया NaHCO3। Na को बोलो सोडियम, Na को क्या बोलो सोडियम, और HCO3 को बोलो बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ नहीं हुआ, हुआ गुरुजी। पूरी बात समझ में आई नहीं आई, बिल्कुल सर आई समझ में। कैसे नहीं आएगी, आएगी 100% आएगी, बात को समझ में आना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण देखना बेटा Mg+2, Mg पे +2 होता है और HCO3 पे होता है बेटा माइनस, जो आपकी बाइकार्बोनेट आयन है। आपको पता है क्रॉस गुणा होगा, 1 यहां से होगा 2 यहां से होगा, क्योंकि धनायन और ऋणायन पर आवेश अलग अलग है। तो बेटा और यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान से रखना होगा, मैंने बताया था कि ऋणायन पर जब कम आवेश हो, धनायन से और ऋणायन में 2 या 2 से ज्यादा तत्व हो, तो किस में आता है, ब्रैकेट में आता है। तो पहले 1 तो गुणा करो Mg को और HCO3 को ब्रैकेट में क्यों रखा, क्योंकि HCO3 से ज्यादा आवेश किस पे है, Mg पर है, और इसमें 2 या 2 से ज्यादा तत्व है। तो यहाँ पर रख दो MgHCO3 का होल ट्वाइस, जिसको आप क्या बोलोगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और HCO3 को बोलो बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जैसे आपको बनाना है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम पे वही सेम प्रकार का Ca+2 और HCO3-, आवेश अलग अलग है, धनायन पर ज्यादा है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो 1 तो गुणा होगा Ca से, Ca इसको रखो ब्रैकेट में HCO3 और लास्ट में कितने लगा दो 2, इसका नाम क्या हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये तो बेटा अभी तक मैंने बात की है केवल किसकी, बात की है कि धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट कैसे बनाए जाते हैं। तो धातु आयन और बाइकार्बोनेट आयन मिलकर आपके क्या बनाते हैं, धातु कार्बोनेटों का निर्माण करते हैं। रिएक्शन की तरफ चलता हूं, एक बार फिर से डायग्राम दिखाना चाहूंगा ताकि आपका दिमाग ताजा हो सके। एक फ्रकनली ले रखी है, उसमें मिला रखा है क्या, सोडियम कार्बोनेट। क्या मिला रखा है बेटा, सोडियम कार्बोनेट मिला रखा है। दोस्तों यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। एक फ्रकनली ले रखी है और फ्रकनली में मिला रखा है बेटा क्या, सोडियम कार्बोनेट। ये फ्रकनली में सोडियम कार्बोनेट है, ये फ्रकनली है आपकी, और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाह नली से लेकर चूने के पानी के विलयन में आप प्रवाहित कर रहे हो। तो क्या होता है वो ये कहना चाह रहा है। तो प्रयोग की तरफ चलते हैं। प्रयोग ये है कि एक प्रणाली में सोडियम कार्बोनेट लीजिए और दूसरी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लीजिए, दोनों को करके देखिए क्या क्या होता है। तो बेटा यहाँ पर मैंने पहले समझा दिया था कि जब पहला पॉइंट समझाया था ना कि अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करेंगे
एक बार और तुम्हें ताजा करा देता हूं बेटा। अम्ल धातु कार्बोनेट से क्या करेंगे, क्या क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, CO2 गैस बनेगी और आपका H2O बनता है, लिक्विड बनता है। दूसरा अम्ल है वो धातु बाइकार्बोनेट से क्या करेंगे, धातु बाइकार्बोनेट से तो भी क्या बनेगा, लवण बनेगा, CO2 बनेगी और आपका H2O बनता है। क्या बनता है बेटा, H2O बनता है। प्रकनली ए की बात करता हूं, प्रकनली ए, प्रकनली ए में आपका अम्ल तो ले रखा है तनु HCl, तनु HCl, तनु HCl की अभिक्रिया किससे करवा रखा है, सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, ठोस होता है ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन बेटा यहाँ पर एक वसी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये किस में डाल दिया गया है, अब पानी में मिला दिया गया है, कारण आप इसको कौन सी अवस्था में रखोगे, तो रखेंगे बेटा कौन सी अवस्था में, यहाँ पर रखेंगे अपन उसको। क्या हो रहा है ये, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा हो ही जाता है यार, बीच बीच में हो जाता है बेटा, हो जाता है। Na2CO3 पानी में मिला दिया इसलिए मैं इसको एक्वस ले रहा हूं, रिएक्शन होगी दोस्तों और आपको मैं बताने वाला हूं। पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस का 2 और यहाँ पर प्लस। हमेशा धनायन किसके साथ जाता है, ऋणायन के साथ, तो Na+Cl माइनस के साथ जाएगा तो क्या बना लेगा, NaCl, क्या बना लेगा, NaCl और CO3H मिलकर क्या बनाते हैं, H2CO3, जो बाद में टूट जाता है H2O में और CO2 में। यहाँ पर कौन सी गैस बन रही है, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, कौन सी गैस बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ये क्या आपका लिक्विड बन रहा है जल, और NaCl जो एक्वस सॉल्यूशन है आपका, सोडियम, Na को बोलो सोडियम और इसको बोलो क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना बेटा, यहाँ पर लगाओ 2NaCl और यहाँ पर भी लगाओ, इस तनु को भी हटाओ रे, आगे से हटाओ बेटा, आगे से हटाओ, कहाँ लगाओ, यहाँ पीछे की तरफ लगाओ, ये तनु यहाँ लगाओ, डाइल्यूट है तो यहाँ पर लगाओ 2HCl। क्या रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, मुझे लगता है हो चुकी है, क्योंकि 3 है तो यहाँ पर भी देखो 2 और 1 3 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, सोडियम भी 2 और कार्बन 1 ही है, रिएक्शन पूरी तरह बैलेंस है। तो जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया तनु HCl से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। दूसरी रिएक्शन क्या बोल रहा है वो, ये पहली बात थी। प्रकनली बी, प्रकनली बी में क्या बोल रहा है वो, कि प्रकनली बी में आप रिएक्शन कराओ, वही तनु HCl लो, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लो, कोई तनु लो, और इसमें अब की बार क्या मिलाओ, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 मिलाओ। क्या मिलाओ दोस्तों, NaCO3, और वही एक्वस है उसके अंदर डाला गया है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट लाड़ लो, समझते जाओ बेटा। Na पे प्लस और HCO3 पे माइनस है मेरे दोस्तों, तो क्या होगा, कुछ तो यहाँ पर भी होगा, Na+ किसके साथ जाएगा, Cl- के साथ जाएगा, क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। क्या बना लेगा दोस्तों, NaCl बनाने का। अब आपके पास क्या बचा, HCO3 और H बचा, CO3 और H बचा, H+ और HCO3 क्रिया करके वापस आपके क्या बना लेते हैं, H2O और CO2 बना लेते हैं। और यहाँ पर भी कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो मैंने शुरू में बता दिया था कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके भी क्या बनाते हैं, लवण, CO2 और H2O, और धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके भी क्या बनाते हैं, लवण, CO2 और H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, कहीं रिएक्शन असंतुलित तो नहीं है। कितने सोडियम, एक सोडियम, एक सोडियम, कितने Cl, एक Cl, यहाँ पर भी एक Cl, हाइड्रोजन टोटल एक रे दो हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक ही कार्बन, और 3 ऑक्सीजन, 2 और 1 3 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण, CO2 और H2O बनाते हैं। यहां तक तो पूरा सही है, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि जो ये CO2 है, इस CO2 को किस में प्रोवाइड करो आप, चूने के पानी में प्रोवाइड करो। तो ध्यान से देखिएगा बेटा आगे, तो CO2 गैस को कहां प्रोवाइड करना है, CO2 गैस को, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस
इसको आप क्या बोल रहे हो दोस्तों, CO2 बोल रहे हो, वो चूने के पानी में, चूने के पानी में प्रवाहित होने पर, प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर, CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर, वो तो आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो, जब CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो जो चूने का पानी का रंग है वो दूधिया हो जाता है। वो दूधिया क्यों होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब चूने के पानी में प्रवाहित करने पर जो अभिक्रिया होती है, तो वो अभिक्रिया किस प्रकार होती है, अभिक्रिया, अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है, अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। कैसे होती है अभिक्रिया, कि आपका ये CaOH का होल ट्वाइस एक्वस, जिसको बोलते हो आप चूने का पानी, चूने का पानी, इसमें अगर आप CO2 गैस को प्रवाहित करते हो, CO2 जो कि आपकी कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दोस्तों, मेरे लाडलो, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब चूने के पानी में प्रवाहित की जाती है, रिएक्शन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर बन जाता है CaCO3 जो सफेद अवक्षेप के रूप में बनता है, सफेद अवक्षेप के रूप में बनता है। कैसे बनता है, सफेद अवक्षेप के रूप में, जिसको बोलते हो आप कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ में आपका क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर H2O बनता है, साथ में क्या बनता है, H2O। तो बेटा जब चूने के पानी में जो CO2 गैस प्रवाहित हो रही है तो श्वेत अवक्षेप कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, और साथ में आपका यहाँ पर जल भी बनता है। साथ में आपका क्या बनता है, जल। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कोमा संगमरमर, संगमरमर कोमा खड़िया, खड़िया एक दूसरे के रूप होते हैं, एक दूसरे के रूप होते हैं। तो दोस्तों जब आपने अम्लों की क्रिया, तनु अम्लों की क्रिया धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से करवाया तो कौन सी गैस बन रही है, CO2 गैस बनती है। और इस CO2 गैस को जब चूने के पानी में प्रवाहित करके देखा तो आपका श्वेत अवक्षेप कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है और साथ में जल बनता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर जिसको खड़िया एक दूसरे के आपस में क्या होते हैं, रूप होते हैं। और अगर इंपॉर्टेंट और बात करूं, अत्यधिक मात्रा में अगर चूने के पानी में, चूने के पानी में अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में क्या प्रवाहित कर दी जाए, अत्यधिक मात्रा में, इंपॉर्टेंट बात है एनसीईआरटी की ली गई है, इंपॉर्टेंट बात है किसकी ली गई है, एनसीईआरटी की, कि चूने के पानी में अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस को, CO2 गैस को प्रवाहित कर दिया जाए, CO2 गैस को प्रवाहित कर दिया जाए, कर दिया जाए, CO2 गैस को प्रवाहित कर दिया जाए, कर दिया जाए तो अभिक्रिया कैसे होती है, अभिक्रिया निम्न रूप से होती है, निम्न प्रकार होती है। क्या होगा वो आप ध्यान से देख लेना। अब क्या होने वाला है, आपने क्या कर रखा है, आपने ले रखा है बेटा चूने का पानी, पहले उसमें शुरू में थोड़ी सी CO2 डाली, जैसे CO2 डालते हैं क्या बन जाता है, श्वेत अवक्षेप कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन जाता है। अब आप रुक ही नहीं रहे और CO2 डाल रहे हो, तो अब आपका चूने का पानी तो किसमें बदलता जा रहा है, श्वेत अवक्षेप इसमें, ये बदलता जा रहा है, ये दोनों बनता जा रहा है। अब ये दोनों रिएक्ट कर लेते हैं तो मतलब आपका CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 ये दोनों क्रिया करेंगे। ये तो अब चूने के पानी के अंदर बन चुके हैं ना, ये दोनों तो चूने के पानी के अंदर है। अब आप रुक ही नहीं रहे, अब CO2 और डाल रहे हो। जब ये डाल दोगे आप तो मेरे लाडलो CaCO3 प्लस H2O लिक्विड और आपका जो श्वेत अवक्षेप है ये क्रिया करके आपका पदार्थ बना लेंगे CaHCO3 का होल ट्वाइस, जिसको आप बोलते हो कैल्शियम, क्या बोलते हो बेटा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलते हो आप, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, जो कैसा होता है, घुलनशील होता है। जो कैसा होता है बेटा, घुलनशील होता है। पहली बात, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु लवण जल और CO2 गैस बनाते हैं। वो CO2 गैस जब चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो मेरे लाडलो क्या बन जाती है, आपका श्वेत अवक्षेप बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो संगमरमर खड़िया का विविध रूप होता है। और चूने के पानी की में अगर अत्यधिक मात्रा में CO2 करते हैं तो आपका घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। आगे और बात करता हूं बेटा,
आगे बात किसकी करेंगे, इसके बारे में मैंने पूरी बात कर ली, यहां तक आपने बात कर ली। अब आज अंतिम बात है, आज का वीडियो यहां पर एंड करेंगे। वीडियो में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में, इसके बाद में आगे वाले वीडियो में आपसे बात करूंगा कि अम्ल सार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो मैं यहां पर बता देता हूं बेटा, अम्ल एवं सार परस्पर क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा आयन, अम्ल का H+ आयन, अम्ल का H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, तार के OH- के साथ हाइड्रोक्सिल आयन, OH- आयन के साथ अभिक्रिया करके मेरे लाडलो उदासीन यौगिक जल H2O का निर्माण करता है। अतः इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। और इस अभिक्रिया में बेटा अम्ल और सार अपने गुणों को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि अम्ल का H+ OH के द्वारा आप वो निरस्त हो जाता है, उसके गुण एक दूसरे के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। तो बेटा मैंने क्या बोला कि अम्ल होते हैं वो सार के साथ क्रिया करेंगे। तो पहले मैं बताता हूं अम्ल का H+ आयन, याद रखना, अम्ल का H+ आयन आएगा और सार का OH- आएगा। HOH बन रहा है नहीं बन रहा, और HOH को आप क्या बोल सकते हो, H2O यही है। क्योंकि अम्ल क्यों है, क्योंकि उसमें H+ है। सार क्यों है, क्योंकि उसमें OH- है। तो जब ये दोनों ही एक दूसरे के गुणों को निरस्त कर देंगे तो आपका जो यौगिक बनेगा वो उदासीन बनेगा नहीं बनेगा। इस कारण इस अभिक्रिया का नाम क्या रखा गया है मेरे दोस्तों, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा गया है। तो अम्ल और सारक आपस में क्रिया करके लवण और जल बनने वाला है। इसमें जल बनता है क्योंकि अम्ल से तो आता है H+, सार से आता है OH-, तब जल बनता है और उन दोनों के गुण नष्ट हो जाते हैं। इस अभिक्रिया के दौरान अम्ल और सार अपने गुणों को नष्ट कर देते हैं। तो ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया थी, न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया बेटा, यह है आपकी उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो ये नखरे बहुत कर रहा है राज। उदासीनीकरण की अभिक्रिया, यह है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मेरे पास अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें मैंने क्या मिला दिया, NaOH, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस भी ले लिया, और क्या आपका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो आप तो रिएक्शन तो समझ गए होंगे, यहाँ पर H पे प्लस होता है, Cl पे माइनस, Na+ OH पे माइनस। Cl- किसका इंतजार कर रहा है, Na+ का। तो आपका Na+ और Cl- बनेगा नहीं बनेगा, मतलब आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर NaCl, क्या बन जाएगा NaCl, प्लस में H+ और OH- क्रिया करके क्या बना लेंगे H2O, जो कि आपका होता है जल। और यहाँ पर आपका किसका लवण कौन सा बन गया, सोडियम क्लोराइड का लवण बन गया, सोडियम क्लोराइड का लवण बन गया। तो बेटा आप समझ गए होंगे उदासीनीकरण की अभिक्रिया में मेरे दोस्तों क्या होने वाला है कि अम्ल और सार इस अभिक्रिया में अपने गुणों को नष्ट करते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल सार परस्पर क्रिया करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। जल कैसे बनता है, अम्ल से H+ आता है, सार से OH- आता है, दोनों रिएक्ट करते हैं, उदासीन हो जाते हैं और जल का अणु का निर्माण कर देते हैं। पहला उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा उदाहरण जैसे मैं यहाँ पर ले लूं H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेता हूँ, उसकी क्रिया फिर से NaOH के साथ करा देता हूँ, Na में प्लस, OH पे माइनस, SO4 पे -2, H पे प्लस, क्या बनेगा Na+ तो किसका इंतजार कर रहा है, SO4 -2 का क्रॉस गुणा होगा, 2 इधर आएंगे, क्या बनेगा Na2SO4 का लवण बन जाएगा, एक्वस विलेन बन जाएगा, इसको आप क्या बोलोगे
सोडियम सल्फेट बोलोगे। क्या बोलोगे? सोडियम सल्फेट। और साथ में H+ और OH- मिलकर क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा, आपका जल बन जाएगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस तो करना ही होगा दोस्तों। 2 Na है तो इधर भी 2 लगाओ, 2 Na तो क्या लगाओ? 2। उम्मीद करता हूं ये 2 आते उधर 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं, यहाँ पर भी 2 लगाओ। रिएक्शन पूरी तरह बैलेंस हो चुकी है। 2 2 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन देख लेना बेटा, 2 ऑक्सीजन ये रही और 4 ऑक्सीजन ये रही। 4 2 6 सर, 2 2 4 बेटा, 4 तो ये रही और 4 ये रही, 8 है इधर तो। और इधर कितनी है बेटा? ओनली 2 ही है रे लाडलो, इधर तो 2 ही है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो रिएक्शन को बैलेंस कौन करेगा? आप लोग करोगे। रिएक्शन को कौन बैलेंस करेगा? रिएक्शन को बैलेंस करो आप लोग। मतलब प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? H2SO4 जब NaOH के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम सल्फेट और जल बनेगा। रिएक्शन को संतुलित आप ही करना, फिर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो इस प्रकार अम्ल और क्षार क्रिया करके परस्पर लवण और जल का निर्माण करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सच में ही वीडियो अच्छा लगा है, पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसे लगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जितना आप इसको शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए, क्योंकि पूरी 10th क्लास की साइंस में आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। और गारंटी साथ और विश्वास कीजिए बेटा, पूरे 100 नंबर की बात करूंगा, पूरे 100 नंबर की बात करूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।